विद्यार्थी मित्रों 11th अकाउंट के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है रोकड़ बही और उसके प्रकार। इट मीन्स कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। ध्यान रखिए विद्यार्थी मित्रों, रोकड़ बही यह भी एक क्या है, सहायक बही का प्रकार है। कैश बुक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार। ये जो उधार व्यवहार है वो भी भविष्य में जाकर रोकड़ व्यवहार के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास से आपने 5,000 का माल खरीदा है एक महीने के लिए, तो मानो कि 5,000 का माल उधार खरीदा है, तो एक महीने के बाद वो रकम आपको क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। तो वो व्यवहार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोकड़ व्यवहार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के रोकड़ व्यवहार जो होते हैं, उन रोकड़ व्यवहारों को लिखने के लिए जो बही तैयार की जाती है उसे अपने कहते हैं रोकड़ बही। कैश बुक इज अ जनरलाइज लेजर। रोकड़ बही जो है वो क्या करता है, रोज नामचे के उप विभाग के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो कैश बुक के अंदर डायरेक्ट रोकड़ व्यवहार का एंट्री होती है, उसके बाद उसका रोजनामचा लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है या फिर पोस्टिंग करने की भी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि रोकड़ बही ये क्या करता है, रोकड़ की अंतिम बाकी दर्शा देता है। राइट, चलिए अभी रोकड़ बही का अर्थ को समझते हैं। तो रोकड़ बही का अर्थ क्या है? तो रोकड़ बही व्यवहारों का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली सहायक बही को क्या कहते हैं, रोकड़ बही कहते हैं। तो जिस सहायक बही के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाए, रोकड़ व्यवहार यानी रोकड़ की आवक और रोकड़ की जावक, या फिर रोकड़ की आय और रोकड़ की व्यय लिखने के लिए जो सहायक बही तैयार की जाती है उसे अपने क्या कहते हैं, रोकड़ बही कहते हैं। यह रोकड़ और आवक और जावक लिखने के बाद नियत समय के बाद आपको रोकड़ बही के ऊपर से कैश बैलेंस यानी रोकड़ शेष प्राप्त होती है, रोकड़ की अंतिम शेष प्राप्त होती है। क्लियर? तो रोकड़ बही क्यों बनाई जाती है, ऐसा क्या कहे तो आप क्या कह सकेंगे कि रोकड़ बही के ऊपर से आपको नियत समय के अंत में आपका कैश बैलेंस यानी रोकड़ शेष कितनी है वह जान सकते हैं। अब चलते हैं अपने रोकड़ बही के प्रकार के अंदर यानी टाइप्स ऑफ कैश बुक। विद्यार्थी मित्रों, रोकड़ बही के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक है सादी रोकड़ बही, दूसरी है 2 खाने वाली रोकड़ बही और तीसरी है 3 खाने वाली रोकड़ बही यानी सिंपल कैश बुक यानी 1 कॉलमर कैश बुक कह सकते हैं इसको, 2 कॉलमर कैश बुक एंड 3 कॉलमर या ट्रिपल कॉलमर कैश बुक। सादी रोकड़ बही जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोकड़ का कॉलम बनाया जाता है। 2 खाने वाली रोकड़ बही के 3 प्रकार हैं, रोकड़ और बट्टा, रोकड़ और बैंक और बट्टा। यानी जिस प्रकार के आपको व्यवहार दिए होंगे उसके ऊपर से 2 खाने वाली रोकड़ बही आप तैयार कर सकते हो। 3 खाने वाली रोकड़ बही के अंदर 3 खाने बनाने हैं आपको। कौन कौन से? रोकड़, बैंक और बट्टा उधार पक्ष में, और रोकड़, बैंक और बट्टा जमा पक्ष में। क्लियर? उसके बाद आपको इसके अंदर पेटी कैश बुक भी पढ़नी है, वो भी रोकड़ बही का एक भाग ही है। पेटी कैश बुक जो है वो उसके अंदर आपको लघु रोकड़ बही के अंदर सिर्फ और सिर्फ फुटकर खर्च जो होते हैं, धंधे में होने वाले जो छोटे मोटे खर्च जो होते हैं जो नकद के अंदर चुकाए जाते हैं, उन खर्चों के लिए क्या एक अलग बही तैयार की जाती है जिसे अपने लघु रोकड़ बही कहते हैं, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब देखते हैं अपने साधारण रोकड़ बही का नमूना यानी रोकड़ बही का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। जिस प्रकार खतवानी करते समय फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट आपका रोकड़ बही का ही है। यहाँ पहला कॉलम जो है वो है तारीख, उसके बाद विवरण, इसको अपने आय आवक की साइड कहते हैं, उसके बाद रसीद नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। यानी 5 जो कॉलम है वो उधार के बनेंगे और 5 कॉलम वो के वही किसके बनेंगे, जमा के बनेंगे। यहाँ तारीख, आवक के बदले यहाँ पे क्या आएगा, व्यय या जावक, यहाँ वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। ऐसा कह सकते हैं कि रोकड़ बही के 2 भाग है। पहला जो भाग है वो उधार भाग, दूसरा जो भाग है जमा भाग। उधार के जो भाग है उसके अंदर अपने प्रारंभिक शेष और रोकड़ आवक को लिखते हैं, और जमा का जो भाग है जिसके अंदर अंतिम शेष और जावक को लिखा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि रोकड़ बही को किस प्रकार सिंपल या सादी रीत से सीख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपके पास कोई व्यवहार दिया हो तो उस व्यवहार के अंदर सिर्फ आपको इतना देखना है कि रोकड़ आपके पास आ रही है या रोकड़ आपके पास से जा रही है। विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखो, यहाँ पर आपको माल संपत्ति खाते का नियम लागू पड़ेगा, क्योंकि कैश क्या है, माल संपत्ति है, संपत्ति है, इसके लिए यहाँ पर कौन सा नियम लागू पड़ेगा, माल संपत्ति का नियम। और माल संपत्ति का नियम क्या कहता है, आए तो उधार करें, जाए तो क्या करें, जमा करें।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोकड़ कब आ रही है और कब जा रही है। तो अपने सिंपल तरीके से समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि उधार तरफ रोकड़ आवक लिखी जाती है और जमा तरफ क्या लिखा जाता है, रोकड़ जावक लिखी जाती है, क्योंकि आती है तो उधार करो, जाए तो क्या करो, जमा करो। अब रोकड़ कब आएगी, तो जब आप माल बेचेंगे, नकद माल बेचेंगे तो उस समय रोकड़ क्या करती है, आती है। यानी बिक्री के जो व्यवहार हैं, राइट है, रोकड़ बिक्री के व्यवहार, उसको अपने कौन सी तरफ लिखेंगे, उधार तरफ। जब आपको कुछ मिलता है या फिर कुछ प्राप्त होता है, यानी आवक आपको मिले या फिर क्या हो, प्राप्त हो, तो रोकड़ आपके पास में क्या करेगी, आएगी, तो उसको भी कौन सी तरफ लिखेंगे, उधार तरफ। फॉर एग्जाम्पल ₹5,000 का कमीशन मिला यानी प्राप्त हुआ, तो रोकड़ आपके पास आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे। क्लियर। तो बिक्री, रोकड़ बिक्री के व्यवहार, या फिर आपको रकम मिलती हो या प्राप्त होती हो, वो आवक के रूप में हुआ, किसी व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के द्वारा मिलने वाली रकम हो, तो उसको अपने कौन सी तरफ लिखते हैं, उधार तरफ। जमा तरफ क्या लिखा जाता है, तो जब आप माल खरीदते हो तो उस समय क्या करते हो, आप रकम चुकाते हो, यानी रोकड़ रकम चुकाते हो, तो उस समय खरीदी के जो व्यवहार है वो कौन सी तरफ लिखेंगे, अपने जमा पक्ष में लिखेंगे। या फिर आपने किसी को चुकाया हो या फिर किसी को दिया हो, यानी खर्च चुकाया हो या किसी व्यक्ति को रकम चुकाई हो, तो उस समय उसको कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे। जैसे कि ₹5,000 का वेतन चुकाया, तो यहाँ वेतन आपने चुकाया है तो रोकड़ आपके पास से क्या गई है, तो जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। परंतु ₹5,000 कमीशन मिला हो तो आपके लिए क्या हुई, आवक हुई, तो उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी आपके पास कोई व्यवहार हो, चाहे वो एक साधारण रोकड़ बही है, 2 खाने वाली या 3 खाने वाली रोकड़ बही हो, उसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस व्यवहार के अंदर रोकड़ आ रही है या जा रही है। यदि आ रही हो तो उसको उधार तरफ लिखें, जा रही हो तो उसको कौन सी तरफ लिखें, जमा तरफ लिखें। क्लियर। चलिए इस कंसेप्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, जहां पर आप साधारण रोकड़ बही का एक सवाल मैं आपको गिनवाता हूं तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 184 पे दिया गया सवाल नंबर 3 कर रहे हैं। तो यहाँ आपको साधारण रोकड़ यानी सादी रोकड़ बही तैयार करनी है, जिसको अपने एक खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं, 1 कॉलमर कैश बुक। विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप सवाल करो तो सबसे पहले तो देख लो कि आपको किस प्रकार की रोकड़ बही तैयार करनी है। यदि सवाल के अंदर स्पष्ट दिया है तो सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लें, और फॉर्मेट तैयार करने के बाद 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप आप सवालों को गिन सकते हैं। तो यहाँ आपको सादी रोकड़ बही तैयार करनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सादी रोकड़ बही का एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। ये उसकी उधार साइड है, ये उसकी जमा साइड है। उधार तरफ 5 कॉलम, तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ, रकम, और जमा पक्ष में भी 5 कॉलम, तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। क्लियर। इस प्रकार का एक व्यवस्थित फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप व्यवहारों को उसके अंदर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने रोकड़ बही को टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राप्ति की रोकड़ बही तैयार करनी है, तो यहाँ टाइटल दे देते हैं प्राप्ति की रोकड़ बही। जब भी आप खाता बनाओ तो खाते को व्यवस्थित टाइटल देना बहुत जरूरी है। चलिए ये हो गया आपका टाइटल। अब चलते हैं पहले व्यवहार के अंदर। तो यहाँ देखिए व्यवहार मैंने लिखे हुए हैं, 2015 जून 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष। अब यहाँ खास ध्यान रखना है कि जब भी आप रोकड़ बही तैयार करो तो उस समय जो प्रारंभिक रोकड़ शेष होती है उसको हमें उधार तरफ लिखते हैं, और उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखते हैं अपने शेष आगे लाए करके। तो यहाँ लिखेंगे तारीख में सबसे पहले 2015, यहाँ लिखेंगे जून 1, शेष आगे लाए या बाकी आगे लाए, ये आपकी प्रारंभिक रोकड़ शेष है, इसके लिए उसको उधार तरफ लिखा जाएगा, शेष आगे लाए। क्लियर। कितनी रकम है, 10,000, तो रकम के अंदर अपने लिख लेते हैं 10,000। यहाँ एक ही कॉलम तैयार करना है आपको रकम का। ओके। चलिए दूसरे व्यवहार में चलते हैं। तो दूसरे व्यवहार में आपको दी हुई है रोकड़ बिक्री। तो यहाँ ध्यान रखें, रोकड़ बिक्री बेचेंगे तो रोकड़ क्या करेगी, आएगी, आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे। नियम वही माल संपत्ति खाते का याद रखना है कि रोकड़ आ रही हो तो उधार करें, रोकड़ जा रही हो तो क्या करें, जमा करें। तो यहाँ तारीख कौन सी है, 2, तो यहाँ 2 तारीख लिख करके यहाँ लिखेंगे विवरण के अंदर बिक्री खाते। कितनी रोकड़ आ रही है आपके पास में, 3,000, ये रोकड़ आवक है, तो यहाँ लिखेंगे 3,000। क्लियर। ओके। बेचेंगे तो रोकड़ आएगी।
उसके बाद आपको दिया है 3 नंबर के व्यवहार के अंदर, देखिए तारीख 3 में, धंधे में अधिक रकम की जरूरत पड़ने पर रुपए 2000 धंधे में क्या किए, लाए। तो यहाँ धंधे में रोकड़ क्या कर रही है, आ रही है। अधिक रकम की आवश्यकता होने से धंधे का मालिक धंधे में रोकड़ ला रहा है, तो उसको अपने कौन से खाते लिखेंगे, पूंजी खाते, क्योंकि पूंजी की परिभाषा क्या कहती है कि रोकड़ माल संपत्ति या के रूप में धंधे का मालिक कुछ भी लाए तो वो अपने लिए क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो यहाँ तारीख डालेंगे 3, विवरण में लिखेंगे पूंजी खाते। क्लियर। व्यवसाय शुरू किया, प्रारंभ किया या धंधे में लाए तो उस समय अपने पूंजी खाते लिखते हैं। तो यहाँ पूंजी खाते करके कितनी रकम धंधे में लाए हैं, 2000। कैश के रूप में लाए हैं, इसके लिए रोकड़ बही के अंदर उसको लिखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट तारीख में 5 में देखिए, रोकड़ खरीदी। तो यहाँ खरीदा है तो माल खरीदेंगे तो रोकड़ क्या करेंगे, चुकानी पड़ेगी। चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ लिखेंगे, अपने जमा तरफ लिखेंगे। तो जमा पक्ष में लिखना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ आप तारीख लिख दो जून 5, वर्ष डाल देते हैं 2015। यहाँ लिखेंगे खरीद खाते। क्या लिखना है, खरीद खाते। कितनी रकम है, 6000, तो रकम के अंदर लिख दिया 6000। क्लियर। खरीदने से रोकड़ जाती है, जाए तो क्या करें, जमा करें। नेक्स्ट तारीख का व्यवहार देखिए, वेतन रुपए 1000 और दलाली के रुपए 1500 रोकड़ से क्या किए हैं, चुकाए हैं। अब यहाँ आपने क्या किया है, खर्च चुकाया है, तो रोकड़ आपके पास से क्या की गई तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ खर्च चुकाया है, तो खर्च चुकाया तो कौन सी तरफ लिखते हैं, जमा तरफ। तो यहाँ तारीख डालते हैं 7, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वेतन चुकाया है तो वेतन खाते। उसके बाद उन्होंने क्या चुकाया है, दलाली चुकाई है, तो यहाँ लिख देते हैं दलाली खाते। क्लियर। एक से अधिक खर्च दिए हैं तो दोनों को अलग अलग अपने लिख देते हैं। यहाँ रकम कितनी है, वेतन की 1000, दलाली का कितना है, 1500। क्लियर। ओके। तो यहाँ रोकड़ जा रही है, जाए तो क्या करें, जमा करें। 9 तारीख का व्यवहार देखिए, द्रोण के पास से रुपए 5000 का माल रोकड़ी खरीदा है। अब यहाँ रोकड़ खरीदी है, इसके लिए उसका लेखा अपने करेंगे। रोकड़ खरीदा है तो रोकड़ जाएगी, जाए तो क्या करें, जमा करें। तो यहाँ तारीख डालेंगे 9, यहाँ लिखेंगे खरीद खाते। क्लियर। जब भी किसी भी व्यवहार के अंदर रोकड़ जा रही हो तो उसको क्या करें, जमा करें। आ रही हो तो उसको क्या करें, उधार करें। दूसरी एक चीज़ और खास ध्यान रखें कि रोकड़ व्यवहार के अंदर, रोकड़ बही के अंदर बिन रोकड़ व्यवहार या गैर आर्थिक व्यवहारों का लेखा अपने करते नहीं है। क्लियर। उधार व्यवहार का भी लेखा यहाँ पर करना नहीं है। तो खरीद खाते करके कितना लिख दिया, 5000। उसके बाद तारीख 11 में देखिए, मानसिक रुपए 6000 का माल रोकड़ी बेचा है। अब यहाँ रोकड़ बेचा, बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, आए तो कौन सी तरफ, उधार तरफ। तो तारीख डालेंगे 11, यहाँ लिखेंगे बिक्री खाते। बिक्री खाते करके कितने का माल बेचा है, मानसी को 6000 का, रोकड़ बेचा है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे 6000। क्लियर। ओके। 19 तारीख में देखिए, निवृत्ति को रुपए 3000 गत मास में खरीदी पेटे क्या किए, चुकाए। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ निवृत्ति के पास से आपने क्या किया था, माल खरीदा था। तो जब भी अपने माल खरीदते हैं तो अपने क्या करते हैं, सामने वाले को रकम चुकाते हैं, यानी आपके पास से रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा तरफ। तो यहाँ तारीख डालेंगे 19, यहाँ किसको रकम चुकाई है आपने, निवृत्ति को, तो यहाँ नाम लिखेंगे निवृत्ति खाते। ओके। खरीदा है, इसके लिए रकम चुकाएंगे यानी रोकड़ जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ, जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखा 3000। क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ गया। 23 तारीख में देखिए, किंजल ने रुपए 1500 गत मास में बेचे माल पेटे चुकाया। अब उसको माल क्या किया था, आपने बेचा था। तो माल जब अभी अपने बेचते हैं तो उस समय रोकड़ आपको क्या होती है, मिलती है, यानी रोकड़ धंधे में आएगी, आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे। यहाँ किंजल आपको रकम दे रही है तो रोकड़ खाते क्या करोगा, उधार होगा। तो यहाँ लिखेंगे 23, रोकड़ मिल रही है, तारीख लिखेंगे 23, नाम लिखेंगे किसके पास से रकम मिल रही है, किंजल के पास से। तो यहाँ लिखेंगे किंजल खाते। क्लियर। बेचने पर रकम आपको प्राप्त होती है और खरीदने पर रकम आप क्या करते हैं, चुकाते हैं। क्लियर। इतना याद रखना है आपको।
तारीख 25 में देखिए, रुपये 600 की पुरानी साइकिल धंधे के लिए खरीदी। तो यहाँ साइकिल आपने खरीदी है, राइट है, रोकड़ आपने क्या किया है, चुकाया है, तो जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ तारीख डालेंगे 25, यहाँ लिखेंगे साइकिल खाते या फिर खरीद खाते भी आप लिख सकते हो। साइकिल खाते करके रकम कितनी है, 600। ओके, खरीदा यानी रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा तरफ। उसके बाद है रुपये 1000 कमीशन मिला यानी आपके लिए रोकड़ आवक हुई। आवक को क्या करेंगे, रोकड़ मिलती है तो आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो उधार तरफ लिखेंगे तारीख 28, यहाँ नाम लिखेंगे आवक का, कमीशन खाते, कितनी आवक मिल रही है कमीशन के रूप में आपको, 1000। तो यहाँ लिख दिया 1000। क्लियर। उसके बाद लास्ट व्यवहार देखिए, आपको दिया है कि रुपये 3500 का यंत्र धंधे के लिए क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ यंत्र आपने खरीदा यानी रोकड़ आपको क्या करनी है, चुकानी है। चुकाएंगे तो जाएगी, जाए तो कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा तरफ। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते। कितनी रकम रोकड़ में आपने कितने का यंत्र खरीदा है, 3500 का। तो यहाँ लिखेंगे 3500, राइट। खरीदी जमा तरफ, बिक्री उधार तरफ, चुकाए तो जमा तरफ, मिले तो उधार तरफ। ये कंसेप्ट याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। व्यवहार देखिए, व्यवहार के अंदर रोकड़ आ रही हो तो उधार तरफ लिखें, व्यवहार देखिए रोकड़ जा रही हो तो जमा तरफ लिखें। क्लियर। इतना करने के बाद अब आपको क्या करनी है, टोटल करना है। टोटल हमेशा पहले उधार पक्ष का करें, तो यहाँ उधार पक्ष का अपने टोटल करते हैं। चलिए फटाफट टोटल कीजिए। 10 3 13 14 15, 15 और 6 21, 22 23, 23,500। तो यहाँ का टोटल हो गया 23,500। उसमें से जमा की रकम अपने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए घटाइए, 6000, 1000, 1500, 5000, 3000, 600 और 3500 को बताइए फटाफट कितना आया डिफरेंस, 2900। क्लियर। तो 2900 रुपये क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ओके, ये आपकी क्या है, अंतिम शेष है, रोकड़ की अंतिम बाकी है, उसको अपने क्या करके लिखेंगे, तारीख लिखेंगे यहाँ पे लास्ट 30। अंतिम शेष को अपने लिखेंगे शेष आगे ले गए या फिर बाकी आगे ले गए। प्रारंभिक शेष को शेष आगे लाए और अंतिम शेष को शेष आगे ले गए। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ लिख देंगे टोटल हो गया 23,500। क्लियर। अब ये जून के बाकी को अपने क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। कौन से महीने में, जुलाई में। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं उधार तरफ, यहाँ आ गया 2015। जून के बाद कौन सा महीना, जुलाई। यहाँ लिखेंगे 1। अंतिम शेष यहाँ पे क्या बन गई अगले महीने में, प्रारंभिक शेष, शेष आगे लाए। कितनी है अंतिम शेष, 2900। तो यहाँ लिख दिया 2900। क्लियर। तो जून महीने की प्रारंभिक शेष आपकी थी 10,000 और अंतिम शेष यानी अंतिम कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है आपका, 2900 रुपये, जो अगले महीने का क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शेष बन जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार आपको सादी रोकड़ बही तैयार करनी है। होप सो कि रोकड़ बही से रिलेटेड ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।